प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। लाइफ साइंस के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। चैप्टर है हेरिडिटी, जो लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। 3 नंबर चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले एक पार्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट 6 पॉइंट जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिस्कस कर लिए हैं। हमारा आज का डिस्कशन 7 नंबर पॉइंट से होने वाला है। 7 नंबर पॉइंट एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ए से लेके के तक होगा। डेफिनेटली इन सारी चीजों को एक दिन में कवर कर पाना पॉसिबल शायद ना हो। वीडियो में बने रहिए, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स तक हम कवर कर पा रहे हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे फ्यू डेफिनेशंस फ्रॉम हेरिडिटी। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन सेक्शंस में, वो है लक्षण, ट्रेट्स। मैं उनके डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं आप उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन केस अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये नोट्स हिंदी में है और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज डोंट वरी, मैं इन सारे नोट्स के इंग्लिश वर्जन पे काम कर रहा हूँ। कमेंट करके हमें बताएं आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए या नहीं। जो हिंदी वर्जन में चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया है ramadantutorial.com। यहाँ आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ से वो नोट्स मिल जाएंगे। बता दूं, स्क्रीन पे जाने के बाद होम के पास में एक बटन आपको दिखेगा जो है WBBSC का। उसके अंदर में क्लास 10, उसके अंदर में लाइफ साइंस, उस पे जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट पॉइंट लक्षण, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे या ट्रेट। हिंदी में डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखा गया है: सजीवों के वे सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, प्रसारित होते हैं, लक्षण या ट्रेट कहलाते हैं। उदाहरण, नीली आंखें वाले माता पिता की संतानों को भी आंखें प्रायः ऐसी ही होती है। ये पॉइंट हम लोगों ने लगभग इससे पहले भी एक बार पढ़ रखा हुआ है, जहां पर हम लोगों ने ट्रेट को जहां पर हम लोगों ने हेरिडिटी कैरेक्टर को डिफाइन करते वक्त इसी डेफिनेशन के साथ लगभग इसी एग्जाम्पल को पढ़ा था। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो कैरी होते हैं। ठीक है, जो हेरिडिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरी होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उन्हें हम ट्रेट के नाम पे जानते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो अगला है एलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई है। एलील क्या है? बेटसन ने प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण को तुलनात्मक रूप से जीन को एलिलोमॉर्फ या एलील का नाम दिया। तो एलिलोमॉर्फ या एलील एक ही वर्ड है, कभी एलील और कभी एलिलोमॉर्फ पूछ देता है। तो आपको याद रखना है एलिलोमॉर्फ मतलब एलील ही होता है। क्या कहते हैं कि बेटसन ने प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण, ये प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण क्यों बोला गया है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। मैं स्क्रीन पे आपको थोड़ा लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि अनुवांशिकता के बारे में क्या आपको ये पता है कि अगर कोई लंबा है तो लंबे को इंग्लिश में टॉल कहते हैं, तो उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 कैपिटल टी लिखूं, इसका मतलब है कि वो लंबा है। इसके बारे में ही जो चीजें हैं हम आने वाले पार्ट्स में, आने वाले डेफिनेशंस में जानने वाले हैं। तो अगर मैं 2 कैपिटल टी लिखता हूं, इसका मतलब है टी फॉर टॉल, यानी कि वो लंबा है। अगर आप लंबे को एल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देयर इज नो इशू, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट द थिंग इज दैट कि 2 कैपिटल टी लिखा है मैंने, टी स्टैंड्स फॉर टॉल, तो इससे ये पता चलता है कि मैं किसी लंबे को दिखा रहा हूँ। अब दोनों कैपिटल है, इसका मतलब वो प्योर लंबा है। अगर मैं एक कैपिटल और एक स्मॉल करता, तो कैपिटल टी जो है वो लंबे का होता, और लंबे का जो उल्टा है, जो उसका ऑपोजिट होता है, वो आपको पता है कि डॉर्फ यानी बौना होता है, तो वो बौना हो जाता। तो याद रखिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कैपिटल में लिखूंगा, वो जो रखूंगा वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो स्मॉल में होगा। ये है। तो अगर मैं इसी तरह से बोलूं कि अगर कोई रेड फ्लावर है, ठीक है, तो रेड फ्लावर को अगर मैं कैपिटल आर से लिखता हूं, तो मैं दूसरा लिख सकता हूं स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? स्मॉल आर मतलब अगर पहला वाला रेड है तो दूसरा रेड नहीं है, कोई दूसरा है। यहाँ रेड के ऑपोजिट में हम लोग व्हाइट को डील करते हैं फ्लावर्स के केस में। क्लियर है? इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। अब इन दोनों इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिख रहा है ना कि 2 है ना, एक टी इधर है, एक टी इधर है। तो इन्हें, ये जो टी है ना, इन्हें ही हम कहते हैं एलील या एलिलोमॉर्फ। जैसे कि देखिए लिखा गया प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण, ठीक है, जो जीन में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं एलिलोमॉर्फ। तो एलील क्या है, आई होप कि आपको अब क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है, डोंट वरी, जब इस चैप्टर के एंड तक हम पहुंचेंगे डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर में नहीं, बल्कि जब हम इन सारे टॉपिक्स के एंड तक पहुंचेंगे, इन सारे डेफिनेशन के एंड तक पहुंचेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जानी है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन सी नंबर पॉइंट की तरफ, जिसका हेडिंग है स्थिति, हिंदी में, इंग्लिश में लोकस कहते हैं।
डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहा गया है, गुणसूत्रों में जीन की स्थिति को लोकस या पोजीशन कहते हैं। तो आपको यहाँ एक टर्म पता चला कि इसे हम पोजीशन के नाम से भी बुलाते हैं लोकस के साथ-साथ, ठीक है? क्या लिख रहा है? गुणसूत्र जिसे इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो जीन है उसका जो पोजीशन है उसे ही हम लोकस या पोजीशन कहते हैं। तो हिंदी में तो भी ये मैनेजेबल है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने वर्ड पोजीशन यूज़ किया, यहाँ पर पोजीशन यूज़ किया। अब पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर मैं पोजीशन वर्ड यूज़ करूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है, ठीक है? तो इससे हम लोग ना कुछ और तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे कि हिंदी में आप पढ़ पा रहे हैं कि गुणसूत्र में जीन जहाँ स्थित है, गुणसूत्र में जीन जहाँ स्थित है उसे हम कहते हैं लोकस या पोजीशन। इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे? तो क्रोमोसोम में जीन का जो सिचुएशन है, ठीक है? अब सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी मीन नहीं कर रहा है उसकी अवस्था के बारे में, या सिचुएशन मीन कर रहा है उसके लोकेशन के बारे में, ठीक है? तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज लोकस और पोजीशन। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? कि आप अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो उसमें जीन जो कहाँ जहाँ प्रेज़ेंट है, हम उसे उसका लोकस कहते हैं। अब इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डी नंबर। आपको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के टोटल 11 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक केवल 3 कंप्लीट किए हैं। हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डी नंबर, जो हमारा फोर्थ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ के बाद हो सकता है कि हम इस वीडियो को रोकें, अगर आज के लिए इस वीडियो को एंड करें अगर ऐसी जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले मैं समझाना चाहूंगा डी नंबर पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट है वो कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बीच का और बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एंड होना चाहिए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड बिल्कुल दो अलग-अलग चीजें हैं, जिसे हिंदी में एक संकर संकरण और दुई संकर संकरण कहते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में और लगाया जा सकता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या किसे कहते हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए दोनों डेफिनेशंस दिए गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़े जगह की जरूरत है, तो मैं स्क्रीन के इस पार्ट में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण मैं कोई भी अपने हिसाब से ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कैपिटल टी, और उसके साथ मैंने ओके वेट मैंने बताया कैपिटल टी, और मैं बोलता हूँ, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये दोनों, इसका मतलब है कि ये दोनों टॉल है, और स्मॉल टी यानी कि ये दोनों, ये जो है ये बौना है। अब इनके बीच में मैं क्रॉस का साइन देता हूँ। क्रॉस मतलब मैं मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कोई प्रोडक्ट नहीं निकालनी है इससे। आपको ये समझना है कि जब मैं इसके बीच में क्रॉस करूंगा, तो क्रॉस करने का मतलब होता है जेनेटिकल क्रॉस, जहां पर एक इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन के लिए के चीजें प्रोसीड होंगी, और इसके बाद का जो जनरेशन हमें निकल के आएगा उसमें एक रिजल्ट मिलेगा। तो इसके रिजल्ट को निकालने के लिए हम डिस्कस करेंगे जब, तो वो क्रॉस पर हमारा डिस्कशन बिल्कुल सेपरेट है, जहां हम लोग एकदम सेपरेट डिस्कशन करेंगे ही। लेकिन जो चीज यहाँ नोट करने वाली है कि यहाँ जो क्रॉस करवाया गया है वहां पर मैंने यहाँ भी एक कैरेक्टर लिया है, यहाँ भी एक कैरेक्टर लिया है, और सिंगल कैरेक्टर से सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि सर क्या यहाँ पर हम मोर देन वन भी ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जा सकता है। इस पर ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा। पहले मैं इसके बेसिस पर आपको डिफाइन कर देता हूँ। एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लक्षण एक हेरिडेटिक कैरेक्टर के साथ एक हेरिडेटिक कैरेक्टर का क्रॉस किया है। याद रखिए, हेरिडिटी कैरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं, 2 एक साथ लिखने पड़ते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक स्मॉल टी लिख दिए यानी कि वो डॉर्फ हो गया। नहीं, एक स्मॉल टी लिखने का मतलब हो गया कि वो आप उसका एलील लिख रहे हो। मैंने अभी आपको एलील के डेफिनेशन में ये बात बताई थी। 2 लिखोगे तब वो हेरिडिटी कैरेक्टर बना, और एक हेरिडिटी कैरेक्टर को जब दूसरे हेरिडिटी कैरेक्टर से क्रॉस करोगे, यहाँ पर याद रखिए कि डॉर्फ को उसके ऑपोजिट कैरेक्टर से ही आप क्रॉस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लंबा है और उससे कोई लंबा है उसके साथ आप क्रॉस कर रहे हो हरे रंग को, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हो उसी के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप उसको क्रॉस करोगे, और इस क्रॉस का जो भी रिजल्ट निकले हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये मोनो यानी एक कैरेक्टर्स पे हो रहा है। अब मैं आपको इस पे डिस्कस करके दिखाता हूँ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड में मैं बोलता हूँ कि चलिए एक काम करते हैं, मैंने मटर का पौधा लिया है जो लंबा है, तो मैं लिखूंगा लंबा होने की वजह से कैपिटल टी, और उसमें जो बीज आ रहे हैं, जो फूल आ रहे हैं, चलिए बीज की बात करता हूँ, वो रिंकल्ड है, ठीक है? उसमें रिंकल्ड के लिए मैं डब्ल्यू इस्तेमाल करता हूँ, तो डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, क्लियर है? ठीक है? तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक है, लंबा भी है, और यहाँ पर लंबे के साथ-साथ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है वो
उसके जो बीज है वो रिंकल्ड है। तो 2 चीज़ें हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर ये जो आपने रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू ले लिया, लंबे के लिए कैपिटल टी ले लिया, ये क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? आंसर है यस, मैं अभी अपनी मर्जी से असाइन कर रहा हूँ, आप भी अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हो। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने कंसीडर किया है कि वो लंबा है, उसको मैंने कैप टी से रिप्रेजेंट किया, और जो रिंकल्ड है वो मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या मीन करता है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसका ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। लंबा का ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होगा ड्वार्फ, तो मैंने 2 स्मॉल टी लिखनी है, और रिंकल्ड जो है उसका होगा स्मूथ, मैंने वहां पर क्या लिखना है, 2 स्मॉल डब्ल्यू लिखना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैपिटल डब्ल्यू है या स्मॉल डब्ल्यू है, दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये बहुत मेंटेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम करो, कैपिटल बी से रिंकल्ड को लिखो और या स्मॉल बी लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इनके बीच में क्रॉस करो। तो ये जो क्रॉस इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्रॉस हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई जस्ट होप कि मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर पाया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मैं दोनों डेफिनेशंस यहाँ से आपको पढ़ के बता दूं। एकांकी लक्षणों को तुलनात्मक रूप से आनुवंशिकता के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं, और द्विसंकर संकरण में लिखा है 2 लक्षणों को एक साथ वंशागत के अध्ययन करने हेतु किए गए प्रयोगों को द्विसंकर संकरण कहते हैं। So when we are going to use only one characteristics to discuss the heredity, then we will call it monohybrid cross. But if the number of characteristics is 2, दो लक्षण, then we will call it as a dihybrid cross. Okay? अब मैं लगभग आज के इस वीडियो को यहाँ एंड करना पसंद करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और आज इस टॉपिक को लास्ट डिस्कस करके मैं आप लोगों से कहूंगा ये सारा नोट आप लोग प्रिपेयर करो। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के पार्ट्स को पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है सम युग्मज और विषम युग्मज। ठीक है, सम युग्मज और विषम युग्मज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हमारा डिस्कशन होने वाला है सम युग्मज यानी होमोजाइगस किसे कहते हैं और हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मज किसे कहते हैं। डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहले उनको पढ़ देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हो जाए, और इंग्लिश मीडियम वालों को डेफिनेटली मैं समझाता तो चल ही रहा हूँ। आई होप कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इस वीडियो में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही होगी, इवन दो द नोट्स आर गिवन इन इंग्लिश, हिंदी ओनली। अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिकॉज ओनली हिंदी टर्म्स आर रिटन ओवर हियर, यू कैन डेफिनेटली कमेंट अस, यू कैन डिसलाइक द वीडियो इफ यू विश कि आपको नहीं, बिल्कुल वीडियो प्रोडक्टिव नहीं लगा। ऑल्सो मेंशन मी व्हाई यू आर डिसलाइकिंग इट। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, होमोजाइगस किसे कहते हैं यानी समयुग्मज किसे कहते हैं। डेफिनेशन यू कैन सी इट इज रिटन ओवर हियर, राइट। इट सेज यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हो तो हम उस लक्षण को समयुग्मज कहते हैं। यू कैन सी कैपिटल टी इज रिटन, राइट। इसमें आपको क्या दिख रहा है, दोनों एक जैसे हैं या दोनों अलग अलग है, दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं इसी तरह से पिछले वाले की बात करूं तो मैंने जब बोला कि वो उनके जो बीज है वो रिंकल्ड है, ठीक है, और मैं बोल रहा था कि उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करो, और मैं अगर लिखूं दोनों कैपिटल बी, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि उन दोनों सेम है, जो दोनों एलील है वो दोनों एलील सेम है। अगर दोनों एलील सेम है तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास समयुग्मज यानी कि होमोजाइगस है। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हो जाए तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस का जो जीन होता है उसमें अगर आप एक कैपिटल टी लिख रहे हो तो इसमें दूसरा स्मॉल टी होगा। अब याद रखिए इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टर्म आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको आगे की चीजों के बारे में और डिस्कस करके बताऊंगा, जो दिखने में लगभग ऐसे ही होंगे, थोड़ा फॉर्म बिल्कुल यही होगा बट डेफिनेशंस बदल जाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है लाइफ साइंस के वीडियोस के दौरान मैं हमेशा हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पहले एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ। तो चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया ट्रेट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मैंने जैसा कि बताया पहले ही बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने बताया जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको जनरली इंग्लिश के लेटर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो टॉल है तो, अगर वो लंबे हैं तो इंग्लिश के लिए टॉल यानी कि कैपिटल टी का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने मर्जी से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप सिर्फ एक इंग्लिश का लेटर लिखते हो और आप उसके बारे में बता देते हो तो ये हमारा एलिलोमॉर्फ या एलील के नाम से जाना जाता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। इसके बाद अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करो तो क्रोमोसोम का जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है उसमें जीन कहाँ लोकेटेड है, अगर इस जगह को आप बताओ तो आप उसे कहते हो लोकस या पोजीशन। तो लोकस या पोजीशन किसे कहते हैं, जीन जहां पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उस कंडीशन को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। हम लोगों ने जाना कि अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स से सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में
क्रॉस करवाया जाए तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन अगर हम लोगों ने जाना कि यही क्रॉस अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह में मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल टी और कैपिटल बी से लेकर स्मॉल टी और स्मॉल बी में होता है, तो यहाँ भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जाना होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं। होमोजाइगस वो है जहाँ पर होमोजाइगस वो है जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों सेम अल्फाबेट्स है, दोनों सेम लेटर्स है, और अगर दोनों सेम नहीं है, सेम मतलब दोनों ही कैप्स में है, ठीक है, तो हम लोग उसे कहेंगे होमो। याद रखिए अगर दोनों स्मॉल है तो भी हम लोग इसे होमो ही कहेंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है, यहाँ याद रखिए कभी भी स्मॉल पहले नहीं आ सकता, हमेशा स्मॉल बाद में ही आएगा, कैपिटल पहले आएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो हम लोग इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। तो क्या जाना, होमोजाइगस में दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल हो सकते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस में एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा, कैपिटल ऑलवेज पहले होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने की कोशिश की, आई होप कि मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। ऑलरेडी मैंने 15-16 मिनट्स स्पेंड कर दिए हैं। आई कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन दिस टाइम टू जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन सारे टॉपिक्स पर अपना नोट बना लो, अगले वीडियो में मिलो जहाँ पर मैं आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में, आगे के पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। आपको पता है अभी भी हमारे पास 6 पॉइंट्स बाकी हैं डिस्कस करने के लिए, जो हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट होता है। ये हमारा वीडियो का 3rd पार्ट होगा हेरिडिटी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब कुछ पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं जिन पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि ये वीडियो सही नहीं बना है, वो बच्चे काइंडली कमेंट करके बताएं और वीडियो को डिसलाइक कर दें। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साहबाज आलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जस्ट टू टेक केयर।